Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to lecture number 3. In the last lecture we have been talking about forward and future contracts. हमने बात की थी थोड़ी सी डेरिवेटिव सिक्योरिटीज के हवाले से. मैंने आपको ब्रीफ सा एक इंट्रोडक्शन दिया था कि व्हाट द डेरिवेटिव सिक्योरिटीज आर ऑल अबाउट, किस तरह से ये काम करते हैं, क्या ये किस तरह ये यूज होते हैं एंड हाउ व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू यूज दी ऑल दीज डेरिवेटिव सिक्योरिटीज. आज हम उन्हीं चीजों को लेके थोड़ा आगे चलेंगे and I will be telling you about more about the derivative securities usage and its different types. हमने लास्ट क्लास में बात की थी about the different forward contracts, future contracts. यानी आप ये समझ लें कि हमने बात की थी types of different derivative securities. आज हम उन्हीं types of derivative securities को थोड़ा और आगे लेके चलेंगे और हम उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे कि how these different instruments can be used for risk minimization. जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि इन आवर लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू अबाउट हाउ डेरिवेटिव्स आर बीइंग यूज्ड. डेरिवेटिव्स को किस तरह से हम यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर, अपने पोर्टफोलियोज के अंदर फॉर रिस्क मिनिमाइजेशन. आज हम उन्हीं डिफरेंट टाइप्स को मजीद डिस्कस करेंगे एंड इन द अपकमिंग लेक्चर्स आई विल बी टेलिंग यू मोर about the different mechanics of all these instruments. ये instruments काम कैसे करते हैं. Throughout this course you will find it very interesting to know about the derivative securities market in different parts of the world, और different parts of the world में ये किस तरह से यूज हो रहे हैं और उनकी जो underlying securities, जो उनके underlying assets हैं वो कितने varied किस्म के हैं. जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो underlying asset होगा किसी भी derivative security का वो it may range from commodity, जैसे कि मैंने आपको लास्ट सेक्शन में बताया, and even to the stock prices and even to the stock indices. Even we can link those derivative securities to the stock indices. So this is very, very special to know about the derivative securities. Okay. We have been talking about the spot price and about the forward price. What is the spot price? मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था. What is the spot price? Yes. स्पॉट प्राइस आपकी करंट प्राइस है, लाइक जो आपकी जो करंट प्राइस ऑफ एनी स्टॉक एनी कमोडिटी है उसको हम कहते हैं स्पॉट प्राइस. इस स्पॉट का मतलब ये है कि उस टाइम के ऊपर खास, यानी स्पॉट का मतलब है एट दैट वेरी टाइम. सो स्पॉट प्राइस इज द So the spot price is the current price of any stock or a contract. तो spot price को हम क्या कहेंगे? It is the current price of any stock or a contract. वो future contract भी हो सकता है, वो forward contract भी हो सकता है. It can be any other instrument जिसकी हम spot price कहेंगे. तो spot price होगी जो current price है. For example, अगर मैं आपको ये कहूँ कि डॉलर की इस वक्त spot price है 108.6 against one dollar is equal to 108.6 रुपीज. तो ये जो अभी आज की प्राइस है, इस वक्त की प्राइस है, उसको हम कहते हैं स्पॉट प्राइस. सो दिस इज द स्पॉट प्राइस ऑफ डॉलर अगेंस्ट पाक रुपी विच इज इक्वल टू $1 इज इक्वल टू 108.6 रुपीज. तो डियर स्टूडेंट्स ये आपकी स्पॉट प्राइस है. अगर हम ये कहें कि आज से 3 मंथ्स के बाद let's say after 3 months $1 is equal to 110.1 रुपी. अगर हम ये कह लें कि आज से 3 महीने के बाद डॉलर की जो प्राइस है that is going to be increased to 110.1 रुपी, तो this particular price of dollar is going to be called as the forward price. बात समझ में आ रही है? स्पॉट प्राइस का मतलब ये है the current price जो इस एक खास मोमेंट के ऊपर है, राइट. वेयर एज द फॉरवर्ड प्राइस इज द प्राइस
फॉर सम फ्यूचर टाइम, जैसे ये कहा ना आफ्टर 3 मंथ्स, ये फ्यूचर का टाइम पीरियड हम बता रहे हैं, तो आफ्टर 3 मंथ्स उसकी जो भी प्राइस होगी दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज द फॉरवर्ड प्राइस। आई एम श्योर यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मैं रिपीट करती हूँ, स्पॉट प्राइस आपकी करंट प्राइस होती है, जो एक खास टाइम के ऊपर, खास टाइम पीरियड के ऊपर, एक पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर जो एट प्रेजेंट उसकी प्राइस है, दैट इज कॉल्ड द स्पॉट प्राइस। वेयर एज आफ्टर 3 मंथ्स उसकी जो प्राइस होगी, लाइक आज से 3 महीने के बाद, लेट्स से अगर अभी दिसंबर चल रहा है तो मार्च में जो उसकी प्राइस होगी, फ्यूचर में कमिंग मार्च में जो उसकी प्राइस होगी, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज द फॉरवर्ड प्राइस। सो द फॉरवर्ड प्राइस फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट इज द डिलीवरी प्राइस that would be applicable to the contract if they were negotiated today. It is the delivery price that would make the contract worth exactly 0. तो forward price आपकी contract की वो होगी, that is going to be the delivery price that would be applicable to the contract if they were negotiated today. तो हम फ्यूचर का आज के दिन जो सेट करते हैं, लाइक हम कहेंगे आफ्टर 3 मंथ्स डॉलर की प्राइस ये है, तो उसका जो फॉरवर्ड रेट आज का हम देंगे वो हम 108 की बजाय 110 देंगे। व्हाई? बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारा जो फॉरवर्ड रेट है दैट इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड फ्रॉम 108 टू 110। तो आप ये देख लेना, बैंक जो है वो 18 पे क्यों डील करे, उसको पता है कि 3 महीने के बाद 110 हो जाएगी। तो फॉरवर्ड प्राइस लेकिन उसने नेगोशिएट आज करना है, लाइक ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है इफ द कॉन्ट्रैक्ट वर नेगोशिएटेड टुडे, आज नेगोशिएट करना है तो वो हाई रेट लगाएगा ना, जाहिर है बैंक वाले भी दे आर नॉट फूल्स, उनको पता है कि 3 मंथ्स के बाद प्राइस बढ़ जाएगी, तो दे आर गोइंग टू बुक द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सम फॉरवर्ड प्राइस। तो ये जो फॉरवर्ड प्राइसेस होती हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया, ये सारी आपकी पब्लिश्ड फॉर्म में आपको पहले से अवेलेबल होती हैं कि हाउ वेरी मच दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर अवेलेबल और उनकी फॉरवर्ड प्राइसेस क्या क्या होंगी। सो फॉरवर्ड प्राइसेस आपको पब्लिश्ड फॉर्म में मिल जाती हैं फॉर द सेक ऑफ गाइडेंस, फॉर द सेक ऑफ दिस पर्टिकुलर डूइंग्स। अच्छा जी, दिस इज द केस ऑफ द फॉरवर्ड प्राइस, और फॉरवर्ड प्राइस यूज हो रही है आपके लिए डिफरेंट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर एंड इवन इन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। सो द फॉरवर्ड प्राइस मे बी डिफरेंट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ डिफरेंट मैच्योरिटीज। अब व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस, फॉरवर्ड प्राइस और मैच्योरिटी का? फॉरवर्ड प्राइस एंड मैच्योरिटी का क्या रिलेशनशिप होगा? फॉर एग्जांपल, फॉरवर्ड प्राइस अगर आप 3 मंथ्स के लिए सेट करते हो, मैच्योरिटी का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 3 मंथ्स का, 3 मंथ्स की मैच्योरिटी के साथ करते हो, तो परहैप्स इट इज गोइंग टू बी, वही सेम डॉलर की एग्जांपल ले लें 110.1। अगर आप 6 मंथ्स की बात करते हो, जरा गेस करें डॉलर की प्राइस क्या होगी। अगर उसका प्रीवियस ट्रेंड यही है कि इट इज गोइंग टू बी ऑन द इंक्रीजिंग ट्रेंड, तो ये क्या हो सकती है? इंक्रीज होगी ना। यस, वेरी गुड, डेफिनेटली 110 से हो सकता है कि 6 मंथ्स में 112 हो। इसी तरह अगर हम इसको 12 मंथ्स के लिए ले जाएं तो क्या होगी? लेट्स सपोज दिस इज गोइंग टू बी 115.3। समझ आ रही है बात? यानी कि अगर उसका ट्रेंड ऐसा है ना कि वो इंक्रीजिंग ट्रेंड की तरफ जा रहा है, तो वी मे एक्सपेक्ट कि जैसे जैसे मैच्योरिटी उसकी ज्यादा होगी हम ज्यादा फॉरवर्ड प्राइस कोट करेंगे। इज दैट क्लियर? एंड सेम इज द ट्रू विद द रिवर्स। अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि एक करेंसी की जो वैल्यू है वो डी वैल्यू होती जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मैच्योरिटी जैसे जैसे मैच्योरिटी बढ़ाएंगे उसकी कम हो जाएगी। जैसे आप रुपी की एग्जांपल ले लें, हमारा रुपी जो है वो दिन ब दिन डी वैल्यू हो रहा है, तो हम अगर हमें कहीं पे 100 रुपए देने पड़ते हैं, तो बिकॉज ऑफ डिफरेंट थिंग्स आफ्टर 6 मंथ्स वी आर गोइंग टू गिव अप 120 रुपीज। तो हमारी जो करेंसी है वो डिवैल्यू हो रही है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ मेनी अदर थिंग्स। तो उस जो आपकी मैच्योरिटी का जो ताल्लुक है फॉरवर्ड प्राइस के साथ वो ये है कि अगर तो इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है जैसा कि डॉलर का, तो आपकी जो फॉरवर्ड प्राइस है वो हाई होगी, आप हाई चार्ज करोगे उसको, डेफिनेटली आप हाई चार्ज करोगे। जैसे कि मैंने आपको रुपी और डॉलर का कनेक्शन बताया कि पहले अगर 110 है अभी इस वक्त रुपी अगेंस्ट $1, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हमारी करेंसी है दैट इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड, दैट इज गोइंग टू बी डिवैल्यूड अगेंस्ट डॉलर करेंसी, तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये जो उसका रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है। तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि फॉरवर्ड प्राइस जो मैच्योरिटी ज्यादा मैच्योरिटी की होगी उसकी फॉरवर्ड प्राइस भी ज्यादा होनी चाहिए, उस कॉन्ट्रैक्ट की फॉरवर्ड प्राइस भी ज्यादा होनी चाहिए, अगर इस तरह का रिलेशनशिप है। सो दिस इज अबाउट द स्पॉट प्राइस एंड अबाउट द फॉरवर्ड प्राइसेस। सो लेट्स मूव ऑन।
अच्छा जी, दो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो आप थ्रू आउट अपने डेरिवेटिव के कोर्स में सुनते रहेंगे एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट, एक तो बिड एंड स्प्रेड था जो कि मैंने आपको बिड एंड जो ऑफर एंड बिड का आपको मैंने कॉन्सेप्ट दिया था लास्ट टाइम। सिमिलरली एक और कॉन्सेप्ट है लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन का। लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन, व्हाट इज अ लॉन्ग पोजीशन एंड व्हाट इज अ शॉर्ट पोजीशन? लॉन्ग इज टू बाय, लॉन्ग का मतलब होता है बाय। लॉन्ग इज टू बाय, जहां पे भी लॉन्ग का वर्ड आएगा लॉन्ग का मतलब होगा टू बाय। बाय व्हाट? टू बाय अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट or a forward contract, future contract या forward contract or an option contract, or to do a swap transaction. Long means to buy, right? And short, what is short? Short is to sell, short is to sell. Sell का क्या मतलब है? Selling future contract or a forward contract or an option or a swap or any other instrument that is being used as a derivative security, as the risk minimization tool, as a hedging tool, as some investment strategy जिसको हमने यूज करना है। ये कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे बेसिकली। जब भी हम लॉन्ग कहेंगे इसका मतलब है कि हम ये बाय करने जा रहे हैं। वी आर आइदर गोइंग टू बाय फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और एन ऑप्शन। और जब शॉर्ट का मतलब हम लेंगे तो शॉर्ट इज टू सेल। सेल का मतलब, शॉर्ट का मतलब है सेल करना। सेल क्या करेंगे? इट कैन बी द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, इट कैन बी द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, इट कैन बी द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। सो लॉन्ग इज टू बाय एंड शॉर्ट इज टू सेल। जब भी कभी आपसे मैं ये कहूंगी कि उसकी लॉन्ग पोजीशन है, लॉन्ग पोजीशन का मतलब होगा लॉन्ग इज टू बाय। और जब भी आपसे मैं कहूंगी शॉर्ट का तो शॉर्ट इज टू सेल। सो लॉन्ग इज टू बाय एंड शॉर्ट इज टू सेल। नाउ दी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा जी, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे और साथ साथ मैं आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का भी बताती जाऊंगी कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं और उनके मेन डिफरेंसेस क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? एग्रीमेंट टू बाय और सेल एन एसेट फॉर अ सर्टेन प्राइस एट अ सर्टेन टाइम। इट इज सिमिलर टू द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, साथ साथ बताऊंगी आपको मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अच्छा जी, वेयर एज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रेडेड ऑन OTC, अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रेडेड ऑन एन एक्सचेंज। लास्ट टाइम मैंने आपको OTC मार्केट में और एक्सचेंज मार्केट में डिफरेंसेस बताए थे। एनीवन हु कैन टेल मी व्हाट आर द डिफरेंसेस? डू यू रिमेम्बर? यस, वेरी गुड। OTC आपका है ओवर द काउंटर मार्केट। ओवर द काउंटर मार्केट में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इट इज द वाइड नेटवर्क ऑफ टेलीफोन्स जिसके ऊपर आप अपनी ट्रांजैक्शंस को कर सकते हो। और इवन ऑन दी कंप्यूटर ये आपका पूरा नेटवर्क बेस्ड सिस्टम है जिसके ऊपर आप अपनी सारी फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। सो एंड इट इज रादर मोर इनफॉर्मल वे टू डू दी ट्रांजैक्शंस। वेयर एज जो आपके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो आपके एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट्स में डील होते हैं। जो एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट्स हैं दे आर जस्ट लाइक द स्टॉक एक्सचेंजेस। स्टॉक जैसे आपका स्टॉक एक्सचेंज है तो और स्टॉक एक्सचेंज में आप वहां पे बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, बिल्कुल इसी तरह फ्यूचर मार्केट्स जो हैं, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो आपके एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट में डील होते हैं, लाइक वो एक्सचेंजेस के ऊपर डील होते हैं। जबकि फॉरवर्ड जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दे कैन बी ट्रेडेड ऑन दी OTC, दैट इज ओवर द काउंटर मार्केट। इसका मतलब ये हुआ कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं दे आर लेस वेरी फॉर्मल एज कंपेयर टू दी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो ज्यादा फॉर्मलाइज्ड होंगे, वेयर एज जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो आपके लेस फॉर्मलाइज्ड होंगे। बेसिकली इन दोनों की डेफिनेशन सेम है। व्हाट इज द डेफिनेशन? An agreement to buy or sell agreement to buy or sell
a specified currency / asset, कुछ भी, at a specified amount, at a specified rate, at a specified date. तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट थी, अमाउंट, रेट एंड डेट. सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने दूसरी पार्टी के साथ एक एग्रीमेंट किया वेयर बाय यू आर गोइंग टू बाय और सेल. बाय का मतलब you are going to enter in a long position or you are going to sell. Sell means that you are going to enter into a short position. So either you are going to have a long position or you are going to have a short position. So you are going to buy or sell a specified amount of a currency or asset at a specified price or rate and at a specified date. तो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होगी. एक तो पहली बात ये कि स्पेसिफाइड अमाउंट होगी, दूसरा ये कि स्पेसिफाइड रेट होगा और तीसरा ये कि स्पेसिफाइड डेट होगी. तो इन तीनों चीजों को देखते हुए यू आर गोइंग टू एंटर इनटू सच काइंड ऑफ एग्रीमेंट. सेम इज द केस विद द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. दोनों की डेफिनेशन सेम है एक्सेप्ट फॉर द डिफरेंस कि आपके जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दे आर गोइंग टू बी ट्रेडेड ऑन OTC, वेयर एज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर गोइंग टू बी ट्रेडेड ऑन एक्सचेंजेस. ठीक है ना. तो इन दोनों में आपका ये डिफरेंस हो गया कि ये आपके OTC के ऊपर डील होंगे, दैट इज द ओवर द काउंटर मार्केट में, वेयर एज जो आपके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दे आर गोइंग टू बी ट्रेडेड ऑन द एक्सचेंज मार्केट. अच्छा जी, नंबर 2 इज के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर where the future contracts are standardized, forward contracts are customized. Where the forward contracts are standardized, forward contracts are the customized kind of a contract. Customized contract क्या होते हैं? Which are based on the need of the client. स्टैंडर्डाइज्ड का क्या मतलब है? जो अवेलेबल होंगे ऑन द एक्सचेंज. सो कस्टमाइज्ड आपके कॉन्ट्रैक्ट्स वो होंगे विच आर बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द क्लाइंट. कस्टमाइज का मतलब यह कि अगर आपकी क्लाइंट की ये स्पेशल रिक्वेस्ट है कि दे वांट टू बाय अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लेट्स सपोज 1.3465 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट है, दे वांट टू लॉन्ग इट. लॉन्ग इट का मतलब है दे वांट टू बाय फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ दिस $1 million फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम और फॉर अ स्पेसिफाइड रेट एंड फॉर अ स्पेसिफाइड डेट. तो आप उनके लिए स्पेशल इस पर्टिकुलर अमाउंट का जो कि उनकी कस्टमाइज्ड अमाउंट है, जो उनकी एक डिमांड है 1.3465 के हिसाब से, आप उनको उसी अमाउंट का कॉन्ट्रैक्ट बना के देंगे. लेकिन जब जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर ये पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो आपके अवेलेबल होंगे वो आपकी क्लाइंट की कस्टमाइज्ड किस्म की ऑप्शन उसमें अवेलेबल नहीं है. कैसे? उसकी वजह यह है कि स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब यह है कि आपके पास ब्लॉक्स हैं. लाइक वी हैव लेट्स से 1 मिलियन का एक ब्लॉक है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का, फिर दूसरा एक और 1 मिलियन का है, और फिर ये कि हमारे पास 0.5 मिलियन के भी हैं, 0.2 मिलियन के भी हैं. जब क्लाइंट ने लेना होगा तो उसको ये पूरा नहीं मिलेगा 1.346 का, उसको 2-3 कॉन्ट्रैक्ट लेने पड़ेंगे. लाइक उसको एक कॉन्ट्रैक्ट 1 मिलियन का लेना पड़ेगा, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट उसको लेट सपोज 0.2 मिलियन का हो सकता है, एक 0.1 मिलियन का ले, और इस तरह से वो पूरा करेगा 1.2 और फिर उसके अंदर एक और 1.3 और फिर इसी तरह 7 छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स और वो लेके उसको पूरा करेगा. ये बिल्कुल ऐसी एग्जांपल है. मतलब ये उनके मतलब 1 मिलियन
कि वो स्टैंडर्ड बनाएंगे, लाइक ब्रैकेट्स बनाएंगे, एक 1 मिलियन की ब्रैकेट है, 0.5 की है, 1.3 है, 0.4 है, 0.1 है, बेस्ड ऑन दी एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड हो रहा है ना, क्योंकि एक ये फॉर्मल तरीका है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सचेंज का। लेकिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट चूंकि इसके अंदर एक आपका जो मल्टीनेशनल कंपनी जो कि क्लाइंट है, यूजुअली जो क्लाइंट होता है, एंड अ बैंक इज इन्वॉल्व। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्योंकि एमएनसी जिसको हम क्लाइंट कह रहे हैं वो और बैंक इन्वॉल्व होते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता। आई एम श्योर, आई एम क्लियर, मैं आपको जो बात बता रही हूँ। देखें, जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व है, सिंपल सी बात है, एक क्लाइंट है और दूसरा आपका कमर्शियल बैंक है। और कमर्शियल बैंक जो है वो अपनी क्लाइंट की पसंद के मुताबिक उसको उसका जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो उसको बना के देगा, वो जिस भी अमाउंट का है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ एग्जांपल दी 1.3465 मिलियन का। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्योंकि बैंक इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे एक प्रॉपर ट्रेड ऑफ या फ्लोर है फॉर द एक्सचेंजेस। जैसे स्टॉक एक्सचेंज है, वहां पे ब्रोकर्स अवेलेबल हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर्स अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपको आपकी कस्टमाइज्ड ऑप्शंस नहीं मिल सकती। आपको आइदर एक 1 मिलियन का लेना पड़ेगा, फिर एक 0.5 मिलियन का, 0.2, वो आपको ब्रोकर बता देगा। लेकिन मैं आपको जो बात समझाने वाली हूँ वो ये है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बिटवीन यू एंड अ बैंक यू कैन एडजस्ट फॉर हैविंग अ स्पेसिफाइड काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट जो आपकी रिक्वायरमेंट या आपकी नीड के मुताबिक है। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में चूंकि आपके पास ब्लॉक्स अवेलेबल हैं डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के, तो वो आपको उसी तरह से लेने पड़ेंगे जैसे कि वो अवेलेबल हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स, मैं एक बड़ी कॉमन एग्जांपल देती हूँ इसमें फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को समझाने के लिए स्टूडेंट्स के लिए, विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। आप लोग रेडीमेड कपड़े भी खरीदते हैं और आप अपने टेलर से स्टिच भी कराते हैं। जो आप अपने टेलर से स्टिच कराते हैं दैट इज इंटायरली बेस्ड ऑन व्हाट यू रियली डिमांड एंड व्हाट यू रियली नीड। वो आपकी कस्टमाइज्ड ऑप्शन है। कस्टमाइज्ड ऑप्शन से मतलब ये है कि जो आपको एग्जैक्टली चाहिए आप उस तरह का ड्रेस बनवाते हैं विद टेलर। दैट इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। समझ आ रही है ना? क्लाइंट ने ये कहा कि मुझे 1.3465 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए डॉलर का, और इतने टाइम पीरियड के लिए चाहिए, नॉट एग्जैक्टली फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम। उसने अपने टाइम पीरियड के लेट से उसको चाहिए 32 डेज के लिए, तो आपने उसको बना के दे दिया। लेकिन जो आपकी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें आपको ये चीज अवेलेबल नहीं है। उसमें आपको एक स्टैंडर्डाइज्ड चीजें अवेलेबल हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे रेडीमेड कपड़े होते हैं। कस्टमाइज्ड में जैसे टेलर मेड होते हैं वो आपके अपनी एग्जैक्ट आपके साइज के मुताबिक होंगे। लेकिन जो रेडीमेड कपड़े होंगे उसमें साइजेस होंगे, लेट्स से देयर इज अ स्मॉल साइज, देयर इज एक्स्ट्रा स्मॉल, देयर इज अ मीडियम साइज, देन लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज। अब आपको उसमें से चूज करना है। और अगर लेट्स से अगर आपको मीडियम फिट नहीं आ रहा, वो आपको बहुत लूज है, तो यू हैव टू गेट इट सम ऑल्टरेशन। स्मॉल आपको बहुत ज्यादा तंग है और मीडियम आपको खुला है, एंड योर साइज लाइज बिटवीन स्मॉल एंड मीडियम। तो आप आपको थोड़ी सी एडजस्टमेंट खुद करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको बाइंग के लिए थोड़ा सा चूज खुद करना पड़ेगा कि हाउ यू आर गोइंग टू कंप्लीट योर कॉन्ट्रैक्ट। जबकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको जो आपका बैंक है वो फुली कस्टमाइज्ड ऑप्शन दे देता है फॉर दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। So the forward contract is basically the customized kind of a contract between you and a commercial bank that allows you to buy or sell a specified amount of a currency or asset at a specified price or rate and at a specified date. I'm sure you are getting me. It is the amount, fixed amount, a specified amount between you and commercial bank for a specified date and for a specified rate. Same डेफिनेशन गोज फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेप्ट कि ये एक्सचेंज ट्रेडेड के ऊपर है, ये एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है, वेयर एज जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज गोइंग टू बी ट्रेडेड ऑन OTC, दैट इज ओवर द काउंटर मार्केट। तो स्टूडेंट्स, इसमें ये दो मेजर डिफरेंसेस हैं। अब जो इसकी मेच्योरिटी है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की, दैट इज इसकी जो मेच्योरिटी है वो अगेन दैट इज कस्टमाइज्ड, लाइक बिटवीन यू एंड अ कमर्शियल बैंक। जो आपकी रिक्वायरमेंट है, लेट्स से आपने कह दिया कि मुझे 32 डेज का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, तो बैंक आपको वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बना के देगा। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की जो मेच्योरिटीज हैं या जो कॉन्ट्रैक्ट की मेच्योरिटीज हैं, दे आर गोइंग टू बी वेरिड काइंड ऑफ अ, जैसे वी माइट हैव अ कॉन्ट्रैक्ट्स
for 30 days, for 60 days, for 120 days, etc. तो हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो उनकी जो मेच्योरिटीज हैं दैट वेरीज फ्रॉम 1 मंथ टू 6 मंथ्स, 9 मंथ्स एंड इवन 1 ईयर। तो जो आपकी मेच्योरिटी है इसकी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की दैट इज बिटवीन यू एंड कमर्शियल बैंक, जो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है जो आप सेट करते हो विद द कमर्शियल बैंक। सो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे एक आपका प्रॉपर क्लियरिंग हाउस होता है, जस्ट लाइक दी स्टॉक एक्सचेंज जहां पे प्रॉपर क्लियरिंग ऑपरेशन होता है, वेयर एज नो सच काइंड ऑफ फॉर्मलाइजेशन इज देयर अबाउट द क्लियरिंग हाउस। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्योंकि ये आप और कमर्शियल बैंक के दरमियान है, कमर्शियल बैंक आपको एक फॉरवर्ड प्राइस दे देगा जिसके ऊपर आप अपना सेट करेंगे, अपने कॉन्ट्रैक्ट को आप एग्री करोगे। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपका एक प्रॉपर क्लियरिंग हाउस है, सो द थर्ड पार्टी इज गोइंग टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंडक्टिंग दिस ट्रांजैक्शन। अच्छा, व्हाट डू यू सी, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ओटीसी के अंदर क्रेडिट रिस्क इज रिलेटिवली हायर एज कंपेयर टू द फ्यूचर मार्केट। व्हाई इज दिस सो? क्योंकि फॉरवर्ड मार्केट में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आपकी जो क्रेडिट रिस्क है वो बहुत हाई हो सकता है। उसकी रीजन ये है कि दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड अ कमर्शियल बैंक। आप यहाँ पे दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं और कोई भी गारंटर नहीं है दरमियान में और कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है, कोई क्लियरिंग हाउस नहीं इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दे आर बीइंग ट्रेडेड ऑन दी फॉर्मलाइज्ड एक्सचेंजेस, जिसकी वजह से जो आपके जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं क्योंकि दे आर बीइंग ट्रेडेड ऑन दी फॉर्मलाइज्ड एक्सचेंजेस, तो उसकी वजह से वहां पे क्रेडिट रिस्क बहुत कम है एज कंपेयर टू व्हाट इट इज इन दी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये बात याद रखने वाली है, क्रेडिट रिस्क इन दी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज रिलेटिवली हायर एज कंपेयर टू दी। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लो क्रेडिट रिस्क। आप अपने पास पॉइंट्स लिखते जाया करें while I am telling you something, तो यू मस्ट राइट इट डाउन फॉर यू कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का जो क्रेडिट रिस्क है दैट इज रिलेटिवली लोअर एज कंपेयर टू दी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे ये कहा कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जो क्रेडिट रिस्क है वो लोअर है, मैंने ये नहीं कहा कि उसका नहीं है। लोअर इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे आपका एक्सचेंज क्लियरिंग हाउस इन्वॉल्व है विच कैन गेट दी सेटल्ड। इसी तरह मैंने आपको ओटीसी में बताया था कि वहां पे भी क्रेडिट रिस्क आपका हाई है, लेकिन जो आपकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है दे आर बीइंग प्रॉपरली टेप्ड। और अगर खुदा न खास्ता कल को कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज इन्वॉल्व है, अगर कल को खुदा न खास्ता कॉन्ट्रैक्ट ऑनर नहीं होता, एक पार्टी जो है वो डिनाई कर देती है, तो दूसरी पार्टी उसको डेफिनेटली जो आपकी टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन जो रिकॉर्डेड है उसको रिप्ले किया जा सकता है और देखा जा सकता है कि व्हाट हैज बीन सेटल्ड। क्योंकि देखें अगर चीजों का रिकॉर्ड ना हो तो कल को तो कोई भी खड़ा होकर उठ के क्या देगा कि हाँ जी ये तो डील ही नहीं हुई थी, जैसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हो रही है। तो उस चीज को सेफ रखने के लिए इवन ओटीसी के अंदर भी आपकी ट्रांजैक्शंस जो है वो रिकॉर्डेड है, तो क्रेडिट रिस्क आपका थोड़ा बहुत मैनेज हो जाता है ओटीसी मार्केट में। इसीलिए जो ओटीसी मार्केट है वो बहुत फेवरेट है ट्रेडर्स के लिए। उनकी फेवरेट इस वजह से है बिकॉज उनकी जो ईज है, जो मैंने आपको डिफरेंट एडवांटेजेस बताए थे फॉर ईज ऑफ डूइंग द ट्रांजैक्शन, वो है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में वो इसलिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इजीनेस वो प्रेफर किए जाते हैं। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो चूंकि उनका क्रेडिट रिस्क भी लो है एंड दे आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, दे आर बीइंग एक्सचेंज्ड ऑन द ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंजेस एंड दे हैव रिलेटिवली लोअर क्रेडिट रिस्क, तो ज्यादा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की भी पॉपुलैरिटी इट कैन नॉट बी फॉरगॉटन। अच्छा, आप कहेंगे कि जब दोनों चीजें अवेलेबल हैं तो व्हाई नॉट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट? असल में होता यह है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये प्रॉपर एक्सचेंजेस के ऊपर, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपकी डिमांड एंड सप्लाई से आपकी प्राइसेस सेट होती हैं, बिल्कुल इसी तरह से इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की भी डिमांड एंड सप्लाई से इनकी प्राइसेस सेट होती हैं। एंड आई विल बी टॉकिंग मोर अबाउट द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इट्स मैकेनिक्स इन दी अपकमिंग लेक्चर्स। और मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे काम करते हैं और एक्सचेंजेस के ऊपर इनकी जो बाइंग एंड सेलिंग है वो किस तरह से हो रही है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना टू नो कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की ट्रेडिंग कैसे हो रही है। लेकिन हम इसको थोड़ा सा आगे की क्लास के लिए छोड़ेंगे, फिल वक्त आपके लिए इतना काफी है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिफरेंसेस क्या होते हैं। मैं आपको आज ये बता रही हूँ। एक तो पहली बात ये कि ये इनकी ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से
इनके जो स्ट्रक्चर है, जो इनकी फॉर्मेशन है, उसके हिसाब से कि दे आर कस्टमाइज्ड, एंड वेयर एज जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दे आर स्टैंडर्डाइज्ड। सिमिलरली जी मेच्योरिटी जो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की, वो दैट इज अगेन कस्टमाइज्ड टाइप ऑफ थिंग, whereas जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की हैं अगेन दैट इज अवेलेबल फॉर डिफरेंट मेच्योरिटीज, और आप फिर उसमें से चूज करते हो कि व्हाट यू कैन डू, like can you go for 30 days or for 60 days or for 90 days etc. So these are the two different major जो आपके contracts हैं derivative के जो instruments हैं, forward contracts and future contracts that are being used. तो जो future contracts हैं students, इसके लिए जो exchanges हैं that are available all over the world, और मैं आपको उनके नाम भी बताऊंगी different क्या क्या कहाँ पे exchange हो रहे हैं। हर मुल्क में देयर आर डिफरेंट एक्सचेंजेस इन ऑन विच दे आर बीइंग ट्रेडेड। अगर पाकिस्तान में बात करते हैं तो पाकिस्तान में वी हैव दिस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल ऑन द कराची स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे इसका एक डेस्क है जिसके ऊपर ये ट्रेड होते हैं आपके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर अवेलेबल इन पाकिस्तान, एंड इवन स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर अवेलेबल, स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर अवेलेबल ऑन कराची स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा जी, आगे चलें। ये जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि एक्सचेंजेस विच आर ट्रेडिंग फ्यूचर्स, दीज आर, आपको नाम पढ़ के बताती हूँ। नंबर 1 इज शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड, CBOT, जिसको हम बुक में आपको कई जगह पे नजर आएगा, दिस इज CBOT। शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, CME, ये आपको बार बार नजर आएगा थ्रू आउट द बुक। देन लंदन का LIFFE, सिमिलरली यूरोप का यूरेक्स, BF&F sao Paulo ब्राजील का, देन TIFFE टोक्यो का, एंड मेनी मोर। देयर इज अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ these exchanges which are trading the future contracts, which is given at the end of your book. इसमें से मैं आपको कुछ पढ़ के बता देती हूँ। जैसे आपका ये है ना, this stands for London International Financial Futures and Option Exchange। तो यहाँ पे आपके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सचेंज होते हैं, ये उसका फुल नाम है और ये उसका एब्रीविएशन है LIFFE, दैट इज लंदन इंटरनेशनल फाइनेंशियल फ्यूचर्स एंड ऑप्शन एक्सचेंजेस, ठीक है। देन सिमिलरली यूरेक्स है आपका, यूरेक्स का नाम ही ये है, यूरेक्स इसका जो वेबसाइट गिवन है दैट इज euroexchange.com। अच्छा, सिमिलरली देन BF&F, दिस इज दी बोल्सा डी मर्केंट्रियो फ्यूचरोज, ये ब्राजील में ही है, इसको हम एब्रीविएट करते हैं BM&F से। सिमिलरली TIFFE, I wanted you to know about all these things. This is Tokyo Grain Exchange and Tokyo International Financial Future Exchange. So it stands for Tokyo International Financial Future Exchange। अच्छा जी, similarly there is American Stock Exchange, AMEX, then there is Australian Stock Exchange, ASX. Similarly, there is Chicago Board of Trade, CBOT, and Chicago Mercantile Exchange, that is CME. Then there is Hong Kong Future Exchange. Then there is London International Financial Future and Options Exchanges, जिसका मैंने आपसे जिक्र किया. There is a Mexican Derivative Exchange. There is a New York Board of Trade. Then there is Sydney Future Exchange. There is Swiss Exchange. There is Tokyo Grain Exchange. There is Tokyo International Financial Future Exchange and lot many others which are given at the end of this book. और पाकिस्तान के हवाले से जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में कराची स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर फ्यूचर
स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हो रहे हैं, और हम उसको यूजुअली उसकी जो इंडेक्स कैलकुलेशन है या जो उसकी नॉर्मल मार्केट बिहेवियर है, हम उसको KSE के साथ ही रिलेट करके देखना चाहते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ एक्सचेंजेस विच आर ट्रेडिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कि मैंने आपके सामने आपको बताए। और दीज आर बेसिकली डेरिवेटिव्स के जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, दे आर बीइंग ट्रेडेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसा कि आपको नजर आ रहा है और आपको इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा हो रहा है, दे आर वेरी वेरी पॉपुलर अमंग द इन्वेस्टर्स, अमंग द brokers for the use of this very derivative instrument. Now the forward price of gold. If the spot price of gold is S and the forward price for the contract deliverable in T years is F, then F is equal to S 1 plus R raised to power T, where R is the 1 year domestic currency risk free rate of interest. अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला है basically this is going to be used as to calculate the forward price of a particular thing. जैसे हम गोल्ड कह रहे हैं, तो फॉरवर्ड प्राइस ऑफ गोल्ड या किसी भी चीज के लिए अगर स्पॉट प्राइस गिवन है और उस पर्टिकुलर करेंसी का रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है और फॉर अ सेट नंबर ऑफ इयर्स गिवन है, तो यू कैन एग्जैक्टली कैलकुलेट दी फॉरवर्ड प्राइस. फॉर एग्जांपल S is equal to 300, T is equal to 1, so R is equal to 0.05, so that F is equal to values put करें. S is equal to 300, ये आपका R है 0.05 that is 5%, और for T is equal to 1 year. ठीक है ना, तो फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू 300 और इससे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे. सो आप इसको कैलकुलेट करेंगे. दिस इज 1 प्लस 0.05, 1.05 और रेज टू पावर 1 है. मल्टीप्लाई करें इसको आप 300 से. दिस इज इक्वल टू 315. तो अगर आपका स्पॉट रेट 300 है विद द गिवन इंफॉर्मेशन, एक साल में रिस्क फ्री रेट अगर 5% होगा, तो आपका जो फॉरवर्ड प्राइस है दैट इज गोइंग टू बी 315. तो स्टूडेंट्स, इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि अगर आप इसको नंबर ऑफ इयर्स को इंक्रीज कर दें या आप इसको इस रेट को इंक्रीज कर दें, तो योर आंसर इज गोइंग टू बी डिफरेंट. सो द फॉरवर्ड प्राइस हैज द डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द R. As the R is going to be increased, your F is also going to be increased. आप इसको ज्यादा करके देख लें. लेट्स से हम कहते हैं R जो है वो 0.08 के बराबर है, तो व्हाट इज गोइंग टू बी F नाउ. इसको दोबारा कैलकुलेट करें. 300 1 प्लस रेज टू पावर 1 ही कर लेते हैं उसको, हमने एक साल के लिए देखा. तो आप इसको देखें. 1.08 plus 1 multiplied by 300. So it is going to be equal to 624. समझ आ रही है बात. जैसे जैसे हमारा R इंक्रीज होगा हमारा F भी इंक्रीज हो जाएगा. So it has got the direct relationship with the F. As the R is going to be increased, F is also going to be increased. That is the forward price. Forward price is a direct relationship with R, that is the risk-free rate of interest. As the risk-free rate of interest increases, F also increases. So there is a positive relationship between forward price and risk-free rate of interest. As the risk-free rate of interest increases, the forward price also increases. जैसे कि आपको example से that is quite evident. Moving on. Now there is another third type of a derivative which is called the options. Options क्या होती हैं? Option is a basically that is an agreement to buy or sell
So an option is the right to buy or sell a specified amount of an asset at a specified rate and at a specified date. आप कहेंगे कि इसमें और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में क्या फर्क है? The only difference is, मैंने जब आपके लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिखी थी तो आई हैव चोजन द वर्ड ऑफ एग्रीमेंट. यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया राइट का. दैट इज द राइट. राइट का मतलब यह है कि आपके पास एक चॉइस है. यू हैव द राइट टू एक्सरसाइज इट एंड यू हैव द राइट नॉट टू एक्सरसाइज इट. इसका मतलब है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर हो गए हो, लेकिन अब आपके पास ऑप्शन है. यू हैव द ऑप्शन, इसलिए इसका नाम ऑप्शन है. यू हैव द राइट टू बाय और सेल a specified amount of a currency at a specified rate and at a specified date. इसका मतलब ये हुआ कि right is the option. right आप उसको एक्सरसाइज कर भी सकते हैं और आप उसको एक्सरसाइज नहीं भी कर सकते. बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और आप दरमियान में उसको छोड़ भी सकते हैं with certain terms and conditions, और आप उसको नहीं छोड़ सकते not for any reason. तो अगर आपके पास चॉइस आ जाए, अगर आपके पास राइट आ जाए तो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है. तो ये जो आपके ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या ये जो आपके डेरिवेटिव्स में जो आपके पास ऑप्शंस हैं, दे हैव दिस फैसिलिटी बिकॉज दे हैव द राइट टू डू इट. राइट टू बाय और सेल. राइट टू बाय का मतलब ये है कि दे कैन बाय इट और दे कैन नॉट बाय इट. उनके पास ये इख्तियार है. अब मेरे पास इख्तियार है कि मैं इसको खरीदूं या मैं ना भी खरीदूं. अगर मैं नहीं खरीदती तो मुझे जाहिर है कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ेगी. वो कितनी होगी? उसको हम कहते हैं प्रीमियम. ठीक है ना, उसके बारे में हम थोड़ा सा आगे जाके बात करेंगे. लाइक टू दी राइट आपको कोई राइट ऐसे नहीं दे देगा. राइट के लिए आपको थोड़ा सा प्रीमियम पे करना पड़ेगा. यानी प्रीमियम का मतलब यह है कि यू हैव टू पे सम अमाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट. उसके लिए आपने एक अमाउंट देनी है जिसको आपने प्रीमियम क्या दिया. तो स्टूडेंट्स, प्रीमियम जो है वो आपको पे करना है फॉर दी ऑप्शन. So it is the right to buy or sell a specified amount of a currency at a specified date and at a specified rate. So the call option is an option to buy a certain asset by a certain date for a certain price, the strike price. अब देखें, जो मैंने आपको डेफिनेशन में यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है, बाय लिख के मैंने ब्रैकेट में कॉल कर दी है. इसका मतलब है कि राइट टू बाय का मतलब है कॉल. ऑप्शन में दो तरह की ऑप्शंस हैं. एक आपके पास है कॉल ऑप्शन और एक आपके पास है पुट ऑप्शन. कॉल मीन्स टू बाय, पुट मीन्स टू सेल. याद कर लें इसको. कॉल मीन्स टू बाय, पुट मीन्स टू सेल. कॉल मीन्स टू बाय, पुट मीन्स टू सेल. रिपीट करती हूँ. कॉल मीन्स टू बाय, पुट मीन्स टू सेल. तो अ कॉल ऑप्शन इज एन ऑप्शन टू बाय अ सर्टेन एसेट by a certain date for a certain price which may be the strike price. So the call option का क्या मतलब है कि you have the option, you have the right. option को आप क्या लें? right. option का मतलब ये है कि you may do it or you may not do it. अगर आप उसको कर लेंगे तो आपके पास ये इख्तियार है. you have this option, you have this right. लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो you have to pay some premium, जैसे कि मैंने आपको बताया. So the call option is an option to buy a certain asset by a certain date for a certain price, which is called the strike price. Similarly, a put option is an option or a right to sell a certain asset by a certain date for a certain price, the strike price. So call is to buy, put is to sell. आपको ये याद रखने वाली बात है. जैसे मैंने आपको कहा था, long is to buy and short is to sell. Similarly, call is to buy and put is to सेल. थोड़े टाइम में जब आप इसको बार बार रीड करेंगे तो यू विल गेट यूज टू इट, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कॉल ऑप्शन क्या होती है? कॉल ऑप्शन इज द ऑप्शन टू बाय अ सर्टेन एसेट बाय अ सर्टेन डेट फॉर अ सर्टेन प्राइस, वेयर एज अ पुट ऑप्शन इज एन ऑप्शन टू सेल अ सर्टेन एसेट बाय अ सर्टेन डेट फॉर अ सर्टेन प्राइस. तो ऑप्शंस में हमारे पास दो तरह की ऑप्शंस हैं. एक हमारे पास कॉल ऑप्शन है और एक हमारे पास पुट ऑप्शन है. कॉल ऑप्शन का मतलब ये हुआ कि वी हैव द राइट टू बाय अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ एन एसेट बाय स्पेसिफाइड डेट और एट अ सर्टेन प्राइस, whereas a put option is the option to sell a certain asset by a certain date for a certain price, the strike price. Now students, American versus European options. There are two types of options.
दोनों जो ऑप्शंस हैं ये तकरीबन एक ही तरह के हैं, एक्सेप्ट कि अमेरिकन ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग इट्स लाइफ। लेट्स से अगर ये हमारी जो ऑप्शन है ये लेट्स से इट वाज फॉर 12 मंथ्स, तो आप इसको किसी भी वक्त इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। लाइक अगर ये ऑप्शन थी, लेट्स से इट वाज अ कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन का क्या मतलब है? वी हैड द राइट टू बाय इट, टू बाय अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट को किसी भी वक्त में बाय कर सकते हैं। सो द अमेरिकन ऑप्शन कौन सी वाली है? दैट कैन बी एक्सरसाइज्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग इट्स लाइफ, जिसको हम किसी भी वक्त, इट कैन बी एक्सरसाइज्ड एट एनी टाइम, किसी भी वक्त ड्यूरिंग इट्स लाइफ इट कैन बी एक्सरसाइज्ड। वेयर एज एंड यूरोपियन ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली एट मेच्योरिटी, जबकि जो आपकी यूरोपियन ऑप्शन है ये इट कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली एट मेच्योरिटी। और मेच्योरिटी क्या है? लेट्स से अगर इसकी 12 मंथ्स की मेच्योरिटी थी, लेट्स से 1 ईयर की मेच्योरिटी थी, तो आप सिर्फ 1 साल के बाद ही उसको आप मेच्योरिटी पे ही आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हो। यानी एक्सरसाइज करने का मतलब है कि जो भी आपकी ऑप्शन थी, आपने उसकी कॉल ऑप्शन थी या पुट ऑप्शन थी, यानी बाइंग की थी या सेलिंग की थी, लेकिन आप उसको सिर्फ मेच्योरिटी के ऊपर कर सकते थे यूरोपियन ऑप्शन को। लेकिन अमेरिकन ऑप्शन को दैट कैन बी एक्सरसाइज्ड एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग टाइम ड्यूरिंग इट्स लाइफ, उसको पूरी लाइफ में किसी भी वक्त उसको आप आराम से एक्सरसाइज कर सकते हैं, जबकि यूरोपियन ऑप्शन को आप सिर्फ मेच्योरिटी के टाइम आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन एंड यूरोपियन ऑप्शंस। मूविंग ऑन, this is the Intel option prices, May 29th 2003, stock price is equal to 20.3, strike price is 20 and 22.5, June call 1.25, July call 1.60, October call 2.4। ये आपको रेट्स गिवन है डिफरेंट कॉल ऑप्शंस के एंड पुट ऑप्शंस के, विच आर पब्लिश्ड इन दी इंटेल ऑप्शन प्राइसेस। इंटेल ऑप्शन प्राइस का मतलब यह कि ये इस कंपनी की ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और ये उनकी प्राइसेस हैं। जस्ट टू शो यू एन एग्जांपल, दीज आर द एक्सचेंजेस ट्रेडिंग ऑप्शंस। अच्छा जी स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आपको फ्यूचर ट्रेडिंग की एक लिस्ट दिखाई थी लंबी, इसी तरह की जो एक्सचेंजेस हैं विच आर ट्रेडिंग दी ऑप्शंस, जो ऑप्शंस को ट्रेड कर रही हैं, वो है शिकागो बोर्ड ऑप्शंस एक्सचेंजेस, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज, फिलाडेल्फिया स्टॉक एक्सचेंज, पैसिफिक एक्सचेंज, LIFFE लंदन, यूरेक्स यूरोप एंड मेनी मोर। जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले फ्यूचर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी जो उनकी ट्रेडिंग के लिए जो मैंने आपको लिस्ट पढ़ के बताई थी और बीच में जो मेन थे, उसी तरह के जो एक्सचेंजेस ट्रेडिंग ऑप्शंस हैं उसकी भी यही लिस्ट है। और आप देर आर डिफरेंट exchanges which are working all over the world for doing these transactions. अच्छा जी, now options versus futures / forwards. A future or a forward contract gives the holder the obligation to buy or sell at a certain price. अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे हम एक बात आपको क्लियर करते जाएं कि ऑप्शंस एक साइड पे हमने कर लिया और हमने उसको वर्सेस किया फ्यूचर्स और फॉरवर्ड से। जब मैंने आपको स्टार्ट में लेक्चर में बताना शुरू किया था तो मैंने फ्यूचर और फॉरवर्ड को इसीलिए साथ साथ रखा था क्योंकि इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स में आपके पास ऑब्लिगेशन है फॉर फुलफिलिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट। आपके पास इसको फ्यूचर या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को फॉर फुलफिलिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट आपके पास ये एक ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन का मतलब है यू आर बाउंड टू इट। ऑब्लिगेशन का क्या मतलब है? यू आर बाउंड टू इट। Whereas an option gives the holder the right to buy or sell at a specified or a certain price. इसका मतलब है कि ऑप्शन के अंदर you have the choice, whereas जो आपकी फ्यूचर एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर you have the obligation. obligation का मतलब है कि आप उसको अबाइड बाय करने के पाबंद हैं, आप उसको पूरा करने के पाबंद हैं। यू आर बाउंड टू इट। आपने जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन किया है, लेट्स से for 3 months, after 3 months you are going to sell a specified amount of a
currency, let's say currency or asset or anything at a specified date, that let's say 3 months at a specified rate, you are bound to abide by this particular contract. आपने उसको ऑनर करना ही करना है. लेकिन राइट जो ऑप्शंस हैं उसमें आपके पास राइट है. उसका मतलब है कि आप उसके पाबंद नहीं है करने के. आप उसको नहीं करेंगे तो यू हैव टू पे अ प्रीमियम. या तो आप उसको कर लेंगे, अगर आपको लगेगा ये मार्केट प्राइस से नीचे जा रहा है तो यू वुड रादर गो फॉर दी प्रीमियम. आप प्रीमियम के ऊपर चले जाओगे. लाइक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे उस कॉन्ट्रैक्ट को एंड यू विल जस्ट पे दी प्रीमियम. लेकिन आपने स्टूडेंट्स इससे पहले ये जरूर देखना है कि क्या पेइंग दी प्रीमियम मुझे ज्यादा कॉस्ट कर रहा है या मार्केट प्राइस पे अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर दूं तो ये मुझे ज्यादा बेनिफिशियल है. जिसमें भी बेनिफिट ज्यादा होगा यू विल ऑप्ट फॉर दैट. लाइक अगर आपने द कॉन्ट्रैक्ट था टू सेल अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ करेंसी एट अ स्पेसिफाइड रेट एट अ स्पेसिफाइड डेट, यू हैव द राइट ऑप्शन के अंदर. तो जब 3 मंथ्स गुजरेंगे तो आप देखते हैं कि मार्केट प्राइस तो इसकी कहीं ज्यादा है और अगर मैं उसको एक्सरसाइज कर लूं तो मेरा ज्यादा भला है और अगर मैं उसको एक्सरसाइज ना करूं तो मेरा नुकसान है. तो आप उसको एक्सरसाइज कर देंगे. लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर के मार्केट प्राइस बहुत कम है और आपको लॉस होगा तो यू वुड रादर गो फॉर द प्रीमियम. आप कहेंगे कि मैं इससे तो अच्छा प्रीमियम दे दूं और मैं इसको एक्सरसाइज ना करूं क्योंकि प्रीमियम की अमाउंट कम होगी एज कम्पेयर टू द लॉस which you might have for selling this particular option contract. मैं रिपीट करती हूँ. देखें, अगर आपके पास राइट है ना तो आप दोनों चॉइसेस देख लेते हो कि क्या ये बेहतर है मेरे लिए कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को सेल करूं, क्या कम पैसों पे सेल करना मेरे लिए बेहतर है या मैं प्रीमियम दे दूं. अगर मैं इसको कम पैसों पे सेल करता हूं तो मुझे बहुत नुकसान होगा. उससे अच्छा कि मैं प्रीमियम दे दूं क्योंकि प्रीमियम की अमाउंट बहुत कम है. आप दोनों चीजों की कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस कर लेंगे. जिसमें आपको बेनिफिट ज्यादा नजर आएगा आप उसके ऊपर चले जाएंगे. तो मैं रिपीट करती हूँ स्टूडेंट्स, ऑप्शंस एंड फ्यूचर एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपके पास यू हैव द ऑब्लिगेशन टू फुलफिल दैट कॉन्ट्रैक्ट. यू हैव द ऑब्लिगेशन का मतलब है कि यू आर बाउंड टू दैट. आपने उसको पूरा करना ही करना है. वट एवर दी सर्कमस्टांसेज आर, जो भी आपने रेट सेट किया, जो भी आपने टाइम फ्रेम सेट किया, आपने उसके मुताबिक करना है. लेकिन ऑप्शंस के अंदर यू हैव द राइट. राइट का मतलब यह है कि you might be doing it, you might not be doing it. Why not? You might not be doing it. उसकी रीजन ये है कि आपको लग रहा है कि अगर इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को आप एक्सरसाइज करते हैं, अगर आप उसको प्रॉपर डिलीवर करते हैं तो हो सकता है आपको नुकसान हो क्योंकि मार्केट प्राइस जो है वो फेवरेबल नहीं है आपके लिए. तो अब यू वुड गो फॉर द प्रीमियम. आप प्रीमियम ले लोगे और प्रीमियम की क्योंकि आपको कम प्रीमियम पे करना पड़ेगा और आपका लॉस कम होगा. So this is basically the difference between the options versus future and forward contract. Now the types of traders. There are basically 3 types of traders. Number 1 is hedgers, number 2 is speculators, and number 3 is arbitrageurs. I repeat करती हूँ. There are normally 3 types of traders. Number 1 is hedgers, number 2 is speculators, and number 3 is arbitrageurs. Some of the largest trading losses in the derivatives have occurred because individuals who had the mandate to be hedgers or arbitrageurs switched to being speculators. So see for example Barings Bank, business snapshot. Barings Bank के हवाले से मैं आपको एक छोटा सा मैं आपको ये किस्सा सुनाती हूँ. 1995 में Barings Bank कोलैप्स हो गया because of the wrong usage of these derivatives. अब वो क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने instead of being the hedgers or these arbitrageurs, he converted himself into a speculator. उसने speculate करना शुरू कर दिया. Speculate का मतलब होता है a careful hunch or guess. जब careful hunch और guess करते हो ना आप तो चीजें उस तरह से प्रॉपर नहीं हो सकती. कुछ मार्केट्स में स्पेकुलेशन काम करती है, कुछ मार्केट में स्पेकुलेशन काम नहीं करती. बाय द वे बेरिंग्स बैंक से रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है विच आई एम गोइंग टू शो यू इन सम लेटर क्लासेस, जिसमें जो बहुत इंटरेस्टिंग है. लेकिन मैं चाहती हूँ कि उससे पहले आपके कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं सो दैट यू एंजॉय वॉचिंग दैट मूवी. वी विल बी वॉचिंग दैट मूवी वेरी सून. बेरिंग्स बैंक इज बेसिकली एक बहुत बड़ा बैंक था जो कि कोलैप्स हुआ बिकॉज ऑफ द रॉन्ग यूजेज ऑफ डेरिवेटिव सिक्योरिटीज. और वो रॉन्ग यूजेज क्या था कि इंस्टेड ऑफ बीइंग द हेजर और आर्बिट्रेजर
द पर्सन, उसका नाम था नाइकी, उसने कन्वर्ट कर लिया अपने आप को एज अ स्पेक्यूलेटर। तो अब हेजर कौन होता है, आर्बिट्राइजर कौन होता है? मैंने लास्ट क्लास में आपको हेजर के बारे में ये बताया था। हेज इज टू प्रोटेक्ट, हेजर जो है वो पोजीशन लेता है, जैसे कि अभी मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपको बता रही थी। हेजर इज गोइंग टू लॉक इन द प्राइस, जैसे हमने डॉलर को लॉक इन कर लिया 110 पे फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स, बिकॉज वी न्यू कि डॉलर ने ऊपर जाना ही जाना है। तो बेहतर नहीं है कि हम 110 पे आज लॉक कर लें ताकि कल को अगर 112 भी हो तो हमें लॉस ना हो। ये बात समझ रहे हैं ना? हेज का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को एडवर्स प्राइस मूवमेंट से सेव कर लेते हो फॉर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर लॉकिंग इन द प्राइस। लॉक कर दी ना प्राइस, यानी 110 को आपने अपने लिए बुक कर लिया, अपने लिए लॉक कर लिया। दिस इज कॉल्ड दी हेजर। ये आपका ये जो ट्रेडर है जो ये कर रहा है, लाइक जो ट्रेडर हु टेक्स अप द पोजीशन इन ऑर्डर टू लॉक इन द प्राइस इज कॉल्ड दी हेजर। तो हेजर वो बंदा होगा जो कि अपनी प्राइस को लॉक इन करेगा फॉर सम फ्यूचर पोजीशन, आइदर फॉर बाइंग और आइदर फॉर सेलिंग। दूसरा है आपका स्पेक्यूलेटर। स्पेक्यूलेटर कौन होगा? स्पेक्यूलेटर वो होगा जो कि अंदाजा लगाएगा, प्राइस मूवमेंट से अपने आप को फायदा पहुंचाने की कोशिश करेगा। लेट्स से अगर वो ये समझ रहा है, स्पेक्यूलेटर ये समझ रहा है कि इन द फ्यूचर द प्राइसेस आर गोइंग टू बी अप, तो वो इस वक्त बाय करना शुरू कर देगा। सिमिलरली अगर वो ये देख रहा है कि प्राइसेस आर गोइंग टू फॉल, तो वो इस वक्त सेल करना शुरू कर देगा। जैसे कि मार्केट में र्यूमर है कि गोल्ड की प्राइसेस मजीद नीचे आने वाली हैं, जैसे कि आप लास्ट कुछ अरसे से अगर आप खबरें सुनते हैं, और अगर नहीं सुनते तो आपको जरूर सुननी चाहिए, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर दोज जो आपके जो फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हाईली रिकमेंडेड है कि यू मस्ट रेगुलरली वॉच न्यूज। अब उसमें ये होता है कि देखें, जैसे गोल्ड की प्राइसेस आपने देखा दरमियान में बहुत ऊपर चली गई, इंक्रीज हुई, और देन इट केप्ट ऑन डिक्रीजिंग अंटिल दे हैव टच्ड द लेवल ऑफ 50,000 पर ग्राम का। अब देखें ना, अब जो इसका जो लेवल है गोल्ड प्राइसेस का, नाउ इट इज एक्सपेक्टेड टू बी डिक्रीज्ड फर्दर फॉर द अपकमिंग लेट्स से फॉर 2-3 मंथ्स। इट इज बीइंग सस्पेक्टेड कि गोल्ड प्राइसेस जो है वो और नीचे चली जाएंगी। तो इस वक्त जो स्पेक्यूलेटर्स होंगे या जो इस वक्त ट्रेडर्स होंगे, जो लोग इस वक्त उसको सेल करने जाएंगे, वो स्पेक्यूलेटर्स हैं। समझ आ रहा है ना? क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि आगे जाके गोल्ड की प्राइसेस मजीद कम हो जानी है, तो उससे अच्छा नहीं है कि हम अभी सेल कर दें, क्योंकि हमने तो अल्टीमेटली सेल करना है। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस वक्त बाय करेंगे फॉर सीकिंग सम पोजीशन, के फ्यूचर में ये जाके वो ये अंदाजा लगा रहे हैं कि ये जो वेव आई है ये सिर्फ टेम्पररी है एंड इन द लॉन्ग रन ये ज्यादा होने ही होनी है, मतलब गोल्ड की प्राइसेस ऊपर जानी है। तो अपने आप को सेव करने के लिए हो सकता है वो लोग बाय भी करना शुरू कर दें। मतलब स्पेकुलेशन इज जस्ट टेकिंग द एडवांटेज ऑफ द प्राइस मूवमेंट। तो जो लोग इस वक्त सेल कर रहे हैं गोल्ड को, दे आर द स्पेकुलेटर्स। समझ में आ रहा? आर्बिट्राजेस वो होंगे जो एक मार्केट से बाय करके दूसरे मार्केट में सेल करेंगे फॉर गेटिंग दी प्राइस एडवांटेज। फॉर एग्जांपल अगर हम ये समझते हैं कि यहाँ पे हमारी जो टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स हैं वो दे आर वेरी फेमस एंड इन द नेबरहुड कंट्री देयर इज अ वेरी हाई डिमांड ऑफ दैट, तो हम यहाँ से लेके वहां पे सेल करने शुरू करेंगे। जब वहां पे सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तो अल्टीमेटली वहां पे भी प्राइस उसकी कम हो जाएगी। दैट इज हाउ द सप्लाई एंड डिमांड साइकिल दैट कंप्लीट्स एंड आर्बिट्राज इज अचीव्ड। आर्बिट्राज उस वक्त पोजीशन अचीव होती है जब प्राइस डिफरेंस हो दो मार्केट्स के दरमियान में, एक मार्केट से आप बाय करें दूसरे में सेल करें। सो दिस इज गोइंग टू बी कंटिन्यूड until the equilibrium position is reached. So dear students, this is about the arbitragers. So arbitrager जो है वो एक मार्केट से बाय करेगा और दूसरे में सेल करेगा। हेजर क्या करेगा? यस, हेजर जो है वो अपने आप को लॉक इन करेगा। दे आर गोइंग टू लॉक इन द प्राइस, वो अपने आप प्राइस को लॉक इन करेगा फॉर सम फ्यूचर पोजीशन। और फ्यूचर पोजीशन क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज के दिन वो डॉलर की प्राइस 110 के लिए लॉक इन कर ली। अभी तो 108 है, लेकिन उसने अपने आप को 110 के लिए लॉक इन कर लिया। क्यों? बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग कि डॉलर प्राइस इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड फ्रॉम 108 टू 110 एंड इवन मोर। तो उस खदशे से, उस खौफ से कि ये ना हो कि 110 की बजाय 112 हो जाए, हेजर जो है वो अपने आप को बचा लेता है, अपने आप को अब रिस्क मिनिमाइज करता है फॉर टेकिंग इन अ पोजिशन फॉर लॉकिंग इन दी price. So basically this is what the purpose of doing this hedging is. Similarly speculator का मैंने आपको बताया with the help of gold prices का कि price advantage से, like जब prices high होनी शुरू हुए तो आप
जब हाई हो तो उस वक्त आप सेल कर दें और जब कम होनी शुरू हो तो आप बाय कर लें, सो एज टू गेट दी प्राइस डिफरेंसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। और स्पेकुलेशन से ही रिलेटेड जो हम मूवी देखेंगे दैट इज अबाउट द बेरिंग्स बैंक, जो कि उसका फॉल था बेरिंग्स बैंक का इन 1995, अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी जो कि हम अपकमिंग किसी क्लास में देखेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, स्पेकुलेशन अगर हेजर जो है वो स्पेकुलेशन में कन्वर्ट हो जाए, लाइक अगर हेजर जो है वो अपने आप को स्पेकुलेटर बना ले तो इवेंचुअली देयर इज गोइंग टू बी अ बिग लॉस। सिमिलरली आर्बिट्राजर एंड हेजर दोनों अगर स्पेकुलेशन में कन्वर्ट हो जाए तो दे आर गोइंग टू बी बिग लॉस। स्पेकुलेशन मना नहीं है, मैं आपको ये कह रही हूँ, स्पेकुलेशन इज नॉट अनलॉफुल, ऐसा नहीं है कि स्पेकुलेशन मना है, लेकिन स्पेकुलेशन कैन बी वेरी वेरी रिस्की एंड यू हैव टू हैव द एजुकेटेड गेसेस एंड हंचेस फॉर डूइंग दिस स्पेकुलेशन। बहुत सारी मार्केट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड दुनिया में which are entirely based working on speculation basis, और बहुत कामयाब भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन स्पेकुलेशन करने के लिए you need to have the educated guess और hunch, उसके बगैर आप काम नहीं कर सकते। So dear students, we will be taking up to more heights अगली क्लासेस में इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को लेके हम और आगे चलेंगे। I hope I am giving you the clear understanding of what I am talking all about. The topics are a bit technical, you need to read it from your book. This is highly recommended, because without having the book, without having the help of the notes and books, you will not be able to do all this. So I highly recommend you to look for the notes and for rest of all the other material for having the more sound grasp on the topics. So dear students, thank you very much for your patience. We'll see you in the next class with some new topic. Thanks a lot. Good luck and Allah Hafiz.